हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आ गए एक और नई वीडियो में। तो गाइज, आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्लास 9th के साइंस के चैप्टर 1 में आपको क्या क्या याद करना है, जिससे आप क्लास 9th के वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए तैयारी कर सकें और आप आसानी से परसेंटेज बना सकें। और यदि कोई किसी की तैयारी नहीं हुई है तो वह पास हो सके। तो गाइज, इस पाठ का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। आप सभी को पहले तो यही याद रखना है कि पदार्थ होता क्या है। पदार्थ कणों के से मिलकर बना होता है और वह बहुत पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है, आपको यह याद करना है। फिर आपको इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है। फिर आपको क्या करना है, उसको मेन जो चीज़ है जैसे मैंने कर रखा है वैसे आपको अंडरलाइन करना है। जैसे इस पैराग्राफ में मैंने कर रखा है, उस वैज्ञानिक ने पदार्थ का नाम दिया, जैसे जिसने दिया उस पदार्थ उसको याद करना है। और आपको यह भी याद करना है कि पदार्थ किससे बने होते हैं। पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। और ये याद रखना है आपको। यहाँ पर मैंने कर रखा है जिसे पंच तत्व कहा जाता है। ये पंच तत्व हैं। पंच तत्व कौन कौन से होते हैं आपको ये याद रखना है। जैसे वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। ये हमारी पृथ्वी के 5 तत्व हैं। गाइज, यहाँ इस प्रश्न में यही है जो आपको याद रखना है और यहीं से आप पर्सन बन सकता है। पर्सन यह बन सकता है कि पृथ्वी किन किन तत्वों से बनी हुई है। जैसे आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल। इन्हीं 5 तत्वों से पृथ्वी बनी हुई है। और पदार्थ क्या होता है यह भी आ सकता है। यह आएगा तो आपको क्या करना है, आपको करना है पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बना हुआ है जैसे। और आपको याद रखना है कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है। गाइज, अगले प्रश्न में हमको दे रखा है कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। आपको यह याद रखना है, पदार्थ के कण आपको यह इतने छोटे होते हैं कि 10⁻⁻⁹ यह आपको याद रखना है। गाइज, इसमें आगे दोस्तों, यह पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत छोटे क्रिस्टलों से बना हुआ बहुत ही अधिक मात्रा में रंगीन हो सकता है। आपको यह उदाहरण लिख देना है और आप इसके बारे में थोड़ा वर्णन कर देना है, जिससे आपके बढ़िया नंबर आ सकें और आप पास हो सकें। गाइज, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर रखा है, पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। यह टॉपिक आपको याद रखना है कि पदार्थ के बीच कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये अभिलाक्षण गुण है पदार्थ के, जैसे पदार्थ के बीच रिक्त स्थान होता है। और यहाँ इस प्रश्न में दे रखा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह भी एक पदार्थ के कणों का अभिलाक्षण गुण है। गाइज, मैंने यहाँ पर नीचे अंडरलाइन कर रखा है, पदार्थ के कण नियंत्रण गतिशील होते हैं। पदार्थ उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ाने के कणों में गति तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी तेज हो जाती है। आपको यह अंडरलाइन कर लेना है। प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि पदार्थ के गतिज ऊर्जा कैसे बढ़ सकती है। तो आपको लिखना है, पदार्थ के कणों में तापमान बढ़ने के कारण कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ सकती है। इस प्रश्न में गाइज ये प्रश्न बन सकते हैं, जिससे आपको मैं बता दिया। मेन बात इस प्रश्न में है कि अभिलाक्षण गुण कौन कौन से होते हैं। यह एक अभिलाक्षण गुण है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। इस प्रश्न में दे रखा है, उनके तीनों क्रियाकलाप सुझाइए कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, वह बल कणों को एक साथ रखता है, वह इस प्रकार का इसका आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ के कण अलग अलग होते हैं। यहाँ पर दे रखा है 1.3 पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं दोस्तों, ठोस, द्रव और गैस।
आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ की 5 अवस्था बता रखा है, जो आपको याद रखना नहीं है, क्योंकि इसमें नहीं दे रखी। प्रश्न एक ऐसा आ सकता है केवल कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, जो आपको प्लाज्मा बता देनी है। पदार्थ का दूसरा रूप होता है द्रव और पदार्थ। द्रव के बारे में आपको यह याद रखना है कि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है और ठोस का आकार निश्चित होता है। यह आपको अंतर बताना है इन दोनों में। और गैस का आकार निश्चित नहीं होता है। गाइस अगले चलते हैं, यह गैसीय अवस्था। यह गैसीय अवस्था है। गैसीय अवस्था का आकार निश्चित नहीं होता है ना। ठीक है दोस्तों, यदि हम अगले प्रश्न में चलते हैं, तो यहाँ पर हमको यह भी याद रखना है कि पेट्रोलियम, द्रवित पेट्रोलियम गैस और एलपीजी और सीएनजी की फुल फॉर्म मैंने अंडरलाइन कर रखा है, यह भी आपको अंडरलाइन करना है। जिससे आपके पास यह आ सकता है कि एलपीजी की फुल फॉर्म लिखे और सीएनजी की फुल फॉर्म लिखे। यह गाइस यह चीज़ आई भी थी और यह अर्धवार्षिक पेपर में आई थी। मैंने यहाँ पर कर रखा है, कणों की तेज गति और अधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। गाइस यह मैंने नीचे एक टॉपिक है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? हाँ, पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। यदि हम उसमें तापमान बढ़ा दें तो पदार्थ ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाएगा और द्रव से गैस में। और यदि उसको शीतलता प्राप्त करें तो वह गैस से द्रव हो जाएगा और द्रव से गैस हो जाएगा। यह मैंने अंडरलाइन कर रखा है। ठोस से बर्फ, ठोस जैसे बर्फ, द्रव जैसे जल एवं गैस जैसे जल वाष्प। तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तापमान परिवर्तन का प्रभाव दोस्तों मैंने बता दिया है कि तापमान परिवर्तन का प्रभाव है कि तापमान बढ़ाने से जब जल ठोस में बर्फ की अवस्था में रहता है, उसका यदि हम तापमान बढ़ाएंगे तो वह द्रव में जल के रूप में आ जाएगा, और भी तापमान बढ़ाएंगे तो उसका क्वथनांक माप में जाकर वह गैसीय अवस्था में चला जाएगा। दोस्तों मैंने नीचे अंडरलाइन कर रखा है, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। यह आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि यह इस प्रश्न में से प्रश्न ज़रूर उठ सकता है। गाइस आपको गलनांक और क्वथनांक की परिभाषा याद करनी है। ये गलनांक की है कि जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव हो बन जाता है, वह उसका गलनांक होता है। नीचे बर्फ़ का गलनांक दे रखा है गाइस, ये आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि एक प्रश्न आता है कि केल्विन ताप को सेल्सियस में बदले और सेल्सियस ताप को केल्विन में बदले। तो आपको यदि सेल्सियस में रखा है और केल्विन में बदलना है तो आपको 273 जोड़ देना है, और यदि सेल्सियस में बदलना है तो 273 घटा देना है, जिससे आपका आंसर ठीक हो जाएगा और आपको एग्जामिनर नंबर ज़रूर देगा। गाइज मैंने यहाँ पर बोल रखा है कि किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है? तो आपको यह ध्यान में रखना है कि उसमें ऊर्जा, ये दे रखा है कि किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है? उसमें ऊर्जा वहाँ पर लुप्त हो जाती है, और जिससे यदि कोई पदार्थ ठोस बर्फ़ में है तो वह द्रव में बदलने के लिए समान तापमान रहता है। यह एक होता है नियम आता है गाइज, इसको आपको याद नहीं रखना है। गाइज मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है, ये आपको अंडरलाइन करना है। और इस प्रकार ये प्रश्न देख लो गाइज, मैंने बोला था ना ये आएगा कि 273 में इसमें दे रखा है कि जब जल के लिए एक वह तापमान 373 केल्विन है, 100 सेल्सियस बराबर 273 प्लस 100 बराबर 373 केल्विन। गाइज आपको यह भी याद रखना है, तो जैसे मैंने बोला था वैसे प्रश्न आ सकता है। दाब परिवर्तन का प्रभाव है कि दाब परिवर्तन करके हम किस प्रकार किसी ठोस को, किसी गैस को द्रव में बदल सकते हैं और द्रव को बर्फ में। जिस प्रकार हम किसी पदार्थ का तापमान कम करके उसको अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं और तापमान बढ़ाकर, इसी प्रकार दाब परिवर्तन का प्रभाव भी होता है। गाइज मैंने एक प्रश्न यहाँ से भी उठ सकता है कि ठोस बर्फ़ क्या होती है? ठोस बर्फ़ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यह आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइज, ये ज़रूर याद रखना है आपको। और ये अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। यह मानचित्र आपको ज़रूर याद रखना है कि
ठोस द्रव में परिवर्तित होता है तो संगलन कहलाता है। द्रव ठोस में परिवर्तित तो जमना कहलाता है। ठोस गैस में परिवर्तित होता है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। गैस ठोस में होता है निक्षेपण होता है। और द्रव गैस में होता है तो वाष्पीकरण होता है। गैस द्रव में होता है संघनन होता है। तो गाइज यह आपको मानचित्र कॉपी में बनाकर याद रखना है। और ये वाष्पीकरण की अभिक्रिया है कि जब जल को गर्म किया जाता है, यह सूर्य का प्रकाश आता है तो वह उसका क्वथनांक माप में जाकर वाष्पीकरण हो जाता है। यही वाष्पीकरण की अभिक्रिया है। गाइज मैंने यहाँ पर कर रखा है पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। यह निश्चित तापमान में पर गैस द्रव और ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज होती है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? ये गाइज आपको ये प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक वायु होती है, तापमान होता है और पर्यावरण होता है। पर्यावरण की जैसे आप किस पर्यावरण में रहते हैं, तापमान कितना है और वायु कितनी है, यह आपको ज़रूर याद रखना है। गाइज एक टॉपिक है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता क्यों होती है। यदि आप इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है गाइज कि मटके में हम पानी रखते हैं और गर्मियों में मटके का पानी ठंडा होता है। इसका कारण है कि मटके के पानी गाइज बाहर आता है और वह वाष्पीकरण होता है। और जब वाष्पीकरण होता है तो वाष्पीकरण में जल मटके की जो गर्म उष्मा है उसको अवशोषित कर लेता है और उड़ जाता है, जिससे मटके में ठंडक पैदा होती है और जिससे जल ठंडा हो जाता है। गाइज इसमें यह एक उदाहरण भी दे रखा है, बर्फीले जल से भरे गिलास की भारी सतह पर जल की बूंद क्यों नज़र आती हैं। गाइज आपको यह याद रखना है कि जल का गिलास का टेम्परेचर कम होता है और हमारे वायुमंडल में जो जलवाष्प होती है वह उसके संपर्क में आने के कारण गिलास की भारी सतह पर जल आता है। ठीक है गाइज, यह पेपर हो गया, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने क्या सीखा, ये पूरे चैप्टर का विस्तार दे रखा है तो इसको आपको याद ज़रूर करना है। ये दिक्कत दे रखा है गाइज, यहाँ तक दे रखा है। और यहाँ पर कुछ मात्रक और राशि और प्रतीक दे रखे हैं, जैसे तापमान केल्विन में कैसे मापा जाता है और लंबाई मीटर से नापी जाती है, संहिता किलोमीटर से नापी जाती है, भार न्यूटन में नापा जाता है, आयतन घन मीटर में नापी जाती है, घनत्व किलोमीटर प्रति घन मीटर में नापी जाती है, दाब पास्कल में नापा जाता है, उसका ये प्रतीक पी है, ई है। गाइड ठीक है, इसी तरह हमारे चैनल पर नए नए बनते रहे और आप सभी को हर चैप्टर के लिए यह ज़रूर मिलेगा कि आपको क्या याद करना है। ठीक है गाइज, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और इसी चैप्टर को आपको याद रखना है क्योंकि इसी चैप्टर में बहुत ज़्यादा प्रश्न उठ सकते हैं। ठीक है गाइज, आपको यह पूरा चैप्टर हमने करा दिया है, हमारे आसपास के पदार्थ। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे कि क्या पदार्थ शुद्ध है। तो गाइज ये है चैप्टर है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस चैप्टर को हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है गाइज, थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज इस चैनल को।